इस बुलेटिन में बात होगी संसद में सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी की, लोकसभा स्पीकर की गरिमा को लेकर शरद पवार के बड़े बयान की, देखेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह के बड़े दावे को, देश की कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव को, जानेंगे नीतीश कुमार की मांग में कैसे फंस गए पीएम मोदी और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीएम के मन की बात को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्व कप में जीत के बाद रविंद्र जडेजा ने किया इंटरनेशनल टी20 से संन्यास का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही कर चुके हैं ऐलान। भारत ने अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, पीडीए के साथ लगाया भेदभाव का आरोप। बोले आरक्षण के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी। नीट मामले में नया अपडेट, उत्तराखंड से कनेक्शन आया सामने। सीबीआई ने आरोपी गंगाधर को देहरादून से किया गिरफ्तार। नहीं थम रहा पुलों के गिरने का सिलसिला, बिहार के बाद अब झारखंड के गिरिडीह में गिरा पुल। पिछले 10 दिनों में गिर चुके हैं 5 से ज्यादा पुल। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में दोनों पक्षों में काफी घमासान देखने मिल रहा है। एक तरफ एनडीए सरकार है तो दूसरी तरफ इंडिया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्ष की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही है, जिससे पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार पहले से ही परेशान नजर आ रही है और अब सोमवार को भी विपक्ष ने हल्ला बोलने की पूरी तैयारी कर ली है। कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष, तो किन मुद्दों पर संसद में हो सकती है बहस, देखिए ये रिपोर्ट। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने विपक्ष को जबरदस्त ताकत दी तो बीजेपी से बहुमत छीन लिया है। सहयोगियों के साथ जरूर वो साधारण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन इस बार मोदी सरकार कमजोर दिखाई दे रही है। इस बीच 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है और एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अपनी कमर को कस लिया है। 1 जुलाई को संसद में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। 1 जुलाई को संसद की बैठक में नीट, अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। हालांकि विपक्ष शुक्रवार को नीट मुद्दे पर चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं होने दी और लोकसभा की कार्रवाई को बिना चर्चा के ही स्थगित करा दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी मुद्दे को उठाया था और एक बार फिर वो इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हैं। इस बीच खबर है कि सुबह इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए और जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार एक बार फिर से नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ऐसे में संकेत इस बात के भी है कि सत्ता पक्ष के सदस्य ही हंगामा कर संसद की कार्रवाई को ठप करा सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इस बार विपक्ष की मजबूत ताकत के आगे एनडीए सरकार की सदन में नहीं चल पाएगी। सदन के साथ ही सड़क पर भी अब इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष के आगे मोदी सरकार कमजोर पड़ गई है, इसलिए माइक बंद किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज मुखर होती जा रही है। और इसी कड़ी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आपातकाल पर बयान को लेकर एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने उन पर करारा हमला बोला है। तो कैसे आपातकाल पर बयान देकर फंस गए बीजेपी नेता, क्या कुछ कहा शरद पवार ने, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में लोकसभा स्पीकर के आपातकाल पर दिए बयान पर इस समय राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष के नेता स्पीकर ओम बिरला के बयान को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। इसी क्रम में एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाषण में आपातकाल का उल्लेख अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि ये उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। बता दें कि शनिवार को शरद पवार ने स्पीकर के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अध्यक्ष ने अपने संबोधन में आपातकाल का उल्लेख करके पद की गरिमा खो दी। आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं, इंदिरा गांधी अब जीवित भी नहीं है, तो अध्यक्ष अब इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या स्पीकर की भूमिका राजनीतिक बयान देना है। मुझे लगता है कि उनका बयान उचित नहीं था। राष्ट्रपति के भाषण में भी इस मुद्दे का संक्षिप्त उल्लेख था, ये भी जरूरी नहीं था। इसी के साथ शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत पर बयान देने से पहले बीजेपी को ये देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले उसके पास कितनी सीटें थी और इस चुनाव के बाद उसके पास कितनी सीटें हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के पास संसद में बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना वे सरकार नहीं बना पाते।
बीजेपी इसे चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई साफ दिख रही है कि उन्हें भारत की जनता से स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। शरद पवार ने स्पीकर की राजनीतिक भूमिका पर ही सवाल उठा दिए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी बीजेपी सवालों से घिरी हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहां आपके नेता व कार्यकर्ता लगातार अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब सांसद संजय सिंह ने पार्टी का पक्ष रखते हुए पीएम मोदी सहित जांच एजेंसियों पर करारा हमला बोला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर में विरोध जताया था और अब रविवार को इस मामले में सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने जांच एजेंसियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल के मामले में 4 जून को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम 3 से 4 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल कर देंगे। हमें और कोई जांच, कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही थी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी तय थी। तभी पीएम मोदी ने सीबीआई को कहा कि जाओ और तुरंत केजरीवाल को गिरफ्तार करो। जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है, इसका इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता। आप सांसद ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि पीएम किस दुर्भावना से काम कर रहे हैं और आपकी ईडी सीबीआई की इसी कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के मामले पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि मनीष के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि 1.5 साल हो गए, कब तक जांच चलती रहेगी, तब ईडी ने कहा था कि 6 महीने में चार्जशीट दाखिल कर देंगे, लेकिन वो समय बीत गया। जांच अभी तक चल रही है, ट्रायल तो बहुत दूर, चार्जशीट भी नहीं आई है। आपका दावा है कि ईडी सीबीआई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगाते आया है कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। तो अब इन जांच एजेंसियों के साथ ही पुलिस के हाथ भी बड़ी ताकत आने वाली है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में 3 नए आपराधिक कानूनों को पेश किया था, जिसका काफी विरोध नजर आया। विपक्ष से लेकर जनता तक प्रदर्शन पर उतर आई और अब 1 जुलाई से ये कानून लागू होने वाले हैं। तो क्या है ये आपराधिक कानून? सोमवार से कैसे बदल जाएगी देश की कानून व्यवस्था? देखिए ये रिपोर्ट। 1 जुलाई से देश में कई बड़े बदलाव नजर आने वाले हैं, जिसमें 3 नए आपराधिक कानून भी शामिल हैं। 1 जुलाई यानी सोमवार से भारतीय कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानूनों में बदलाव के लिए 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। इन कानूनों के नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है, जैसा कि इनके नामों से भी जाहिर है। BSA में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जानकारी एफिडेविट तक सीमित होती थी, लेकिन अब उसके बारे में विस्तृत जानकारी कोर्ट को देनी होगी। वहीं BNSS के जरिए प्रक्रियात्मक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। कम से कम 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अब अनिवार्य हो जाएगी। विचाराधीन कैदियों के लिए तुरंत जमानत पाना मुश्किल होगा। BNS में सेक्शन 4 के तरह सजा के तौर पर दोषी को सामाजिक सेवा करनी पड़ेगी। अब संगठित अपराध जैसे कि अपहरण, डकैती, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। इन कानूनों के संसद में प्रस्तावित होने के साथ ही विवाद छिड़ गया था। ये तीनों विधेयक तब पास किए गए थे जब संसद से विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष की मांग है कि इन कानूनों पर दोबारा चर्चा करवाई जाए। तो वहीं हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने भी चक्का जाम कर दिया था। हालांकि सरकार ने जनता के सामने मजबूर होकर हिट एंड रन कानून तो वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष की मांग नहीं सुनी और अब वकीलों के एक समूह ने इन पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल सोमवार से ये कानून अब लागू हो रहे हैं। इन कानूनों को लेकर विपक्ष आपत्ति जताता रहा है। अब तो वकीलों ने भी राष्ट्रपति से इन कानूनों पर रोक लगाने की मांग की है। तो एक बड़ी मांग बिहार से भी आ रही है। शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने या विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी गई।
जेडीयू की इस मांग पर अब इंडिया गठबंधन ने उसे घेर लिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी पुरानी है। लगातार ये मांग उठती रहती है। शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के मुखिया और बिहार सीएम नीतीश कुमार के सामने कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी गई है। अब इस मांग पर आरजेडी सांसद मनोज झा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। झा का कहना है कि हम या के विकल्प पर समझौता करने को तैयार नहीं है, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज दोनों मिलने चाहिए। झा ने दलील दी है कि ये दोनों मांगे बिहार के दीर्घकालिक विकास और निवेश के लिए बेहतर साबित होगी। झा ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि जब केंद्र में उनकी वजह से सरकार चल रही है तो नीतीश कुमार सरकार से बात करके बिहार को ये दोनों सुविधाएं क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। झा ने आगे कहा कि ऐसे मौके पर भी अगर हम या वाले विकल्प पर संतुष्ट हो जाएंगे तो ये हमारी विफलता और बिहार के साथ नाइंसाफी होगी। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बावजूद बीजेपी ने सहयोगियों के सहारे मिलीजुली सरकार तो बना ली है, लेकिन सहयोगियों की मांग ने अब उसके होश उड़ा दिए हैं। तो वहीं अब अपनी ही पार्टी के नेता के बयान ने बीजेपी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उमा भारती ने चुनावों में यूपी में बीजेपी को मिली हार को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बीजेपी के लिए वाराणसी के बाद सबसे अहम सीट थी तो वो थी अयोध्या। एक तरफ राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पूरे देश में वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जनता ने उसे सबक सिखाते हुए अयोध्या में ही हरा दिया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जीत मिली, जिसके बाद से बीजेपी के नेताओं की तरफ से अयोध्या वासियों पर तंज कसते हुए कहा गया कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो राम भक्त नहीं है। वहीं अब इस मामले में बीजेपी नेता उमा भारती ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें वोट नहीं देता वह राम भक्त नहीं है। राम भक्तों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, जिसके बाद एक बार फिर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। उमा ने ये भी कहा कि बीजेपी की हार का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि लोगों में राम की भक्ति कम हो गई है। दरअसल इस बार यूपी में बीजेपी को मिली हार के पीछे मोदी और योगी की रणनीति को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से बीजेपी ने उछाला था, उस पर इंडिया गठबंधन का संविधान बचाओ का नारा भारी पड़ गया और बीजेपी के हाथ से अयोध्या की सीट फिसल गई। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं पीएम के मन की बात को। रविवार को पीएम के मन की बात प्रोग्राम का 111वां प्रसारण हुआ। लोगों को इंतजार था कि पीएम मोदी जन की बात करेंगे, नीट और तमाम मुद्दों पर सरकार की ओर से जवाब देंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। पीएम ने हर बार की तरह बस अपने ही मन की बात की। आचार संहिता खत्म हो गई है, चुनावी खुमार भी उतरने लगा है और इसी के साथ पीएम मोदी के मन की बात का प्रसारण एक बार फिर से शुरू हो गया है। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात के 111वें संस्करण का प्रसारण हुआ। उम्मीद ये थी कि पीएम नीट और तमाम मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे, चुनाव नतीजों पर बात करेंगे, देश में लगातार जमींदोज हो रहे निर्माण कार्यों पर सरकार की जिम्मेदारी तय करेंगे, चुनावी बॉन्ड पर कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पीएम ने केरल की छतरियों की बात की। एक ऐसा समय जब आए दिन देश के एयरपोर्ट्स की छतें गिरने की खबरें आ रही हैं, इस बीच पीएम छतों की जगह छातों की बात कर रहे हैं। पीएम ने और भी कई मुद्दों पर बात की जो अप्रासंगिक और गैर जरूरी थी। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आचार संहिता लगने और खत्म होने के बीच देश में जो कुछ हुआ, क्या पीएम को इसकी जरा भी खबर नहीं? और अगर है तो पीएम इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? पीएम की मन की बात पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मन की बात में पीएम ने एक भी ढंग की बात नहीं की। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार में ही पीएम का असली चेहरा सामने आता है और पीएम मन की बात में अब जो कर रहे हैं वो आडंबर के अलावा और कुछ नहीं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।